कैसे हो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी नकापोश। ये कहानी बेस्ड है एक सच्ची घटना के ऊपर जो 1959 में कैंसास सिटी के होलोगोम गांव में हुई थी। इसमें 4 लोगों का मर्डर हुआ था। तो कहानी की शुरुआत होती है जब बस में मूवी के एक कैरेक्टर पैरी को दिखाया जाता है। फिर उसके बाद उसके साथी डिक हिकॉक को दिखाया जाता है जिसके पिता को कैंसर है और वो उसे छोड़ अपने दोस्त पैरी के पास जा रहा था। वो निकलने से पहले अपने टूटे फूटे घर की तरफ देखता है और कहता है मैं जल्दी ही इसे ठीक कर दूंगा। अगले सीन में पैरी को बस स्टेशन पर दिखाया जाता है और वो अपने दोस्त डिक का लेटर पढ़ रहा होता है। डिक लेटर में लिखता है कि वो पिछले महीने ही जेल से बाहर आया है और वहाँ वो एक आदमी से मिला जिसने उससे कुछ खास बताया है। यह बहुत आसान काम है और मुझे इसमें तुम्हारी ज़रूरत है जिससे हमें काफ़ी पैसा मिलेगा। इसके बाद क्लटर फैमिली को दिखाया जाता है जो कि गांव का एक समृद्ध परिवार है जिनके पास कई खेत हैं। इनका घर इनके खेतों के बीच ही है। अब पैरी को दिखाया जाता है, वो बाथरूम में है और उसके पाँव में एक बहुत बड़ा घाव है जिससे उसे दर्द उठता रहता था। इसी दर्द को शांत करने के लिए वो एस्प्रिन लेता था जिसकी उसे लत भी लग गई थी। वो बाथरूम के शीशे में खुद को देखकर इमेजिन करता है कि वो रेस्टोरेंट में लोगों के आगे गिटार बजा रहा है और लोग तालियां बजा रहे हैं। तभी वहाँ डिक आ जाता है और वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाता है। इन दोनों की दोस्ती भी जेल में ही हुई थी। वो पैरी को क्लटर फैमिली के बारे में बताता है कि जेल में उसे फ्लॉयड वेल नाम का एक आदमी मिला था जो क्लटर फैमिली के लिए काम करता था। उसने बताया कि उनके ऑफिस में एक तिजोरी है जिसमें $10,000 या उससे भी ज़्यादा है और इन दोनों को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वो दोनों वहाँ पे डाका डालने की सोचते हैं और वो फिर क्लटर फैमिली के लिए अपना 640 किलोमीटर का सफ़र शुरू करते हैं। रास्ते में वो दोनों एक जनरल स्टोर पर रुकते हैं और वहाँ से टेप, रस्सी और ग्लव्स लेते हैं। जाते जाते डिक रेजर ब्लेड्स चुरा लेता है तो पैरी कहता है ये छोटी सी चीज़ चुरा कर तुम क्या साबित करना चाहते हो। तो डिक जवाब देता है यहाँ हर कोई कुछ ना कुछ चुरा रहा है। चोरी और धोखा देना यहाँ के लोगों का टाइम पास है। फिर पैरी पूछता है कि हम ब्लैक स्टॉकिंग कहाँ से लें। उन्हें अपना मुँह छिपाने के लिए ये चाहिए थी। जब डिक रोड पर जा रही नन्स को देखकर मजाक में कहता है कि हम इनसे मांग लेंगे, तब पैरी कहता है छोड़ो, नन वैसे भी बैड लक होती है। तो डिक कहता है वो तो सेक्सी होती है। तुम ये तब नहीं सोचते अगर तुम्हें उनके साथ अनाथालय में रहना पड़ता, जब वो पूरे दिन तुम पर नज़र रखती और बिस्तर गिला करने पर तुम्हें टॉर्च लाइट से पीटती। इसलिए मुझे नन, भगवान और धर्म से दिक्कत है। फिर वो दोनों अपने सफ़र में आगे बढ़ने लगते हैं। वो रास्ते में एक बर्गर पॉइंट पर रुकते हैं तो पैरी कहता है कि हम मैक्सिको भाग जाएंगे और वहाँ कुछ टूल्स खरीद कर सोने के खजाने को ढूंढेंगे। पर डिक को ये बात बेतुकी लगती है क्योंकि वो जानता था कोई खजाना नहीं है। पर तब भी डिक कहता है कि हम पहले थोड़ा पैसा कमा ले फिर मैक्सिको चलेंगे। रास्ते में इन दोनों की बातचीत को दिखाया जाता है। पैरी पूछता है कि तुमने मुझे इस काम के लिए क्यों चुना। तब डिक जवाब देता है कि मुझे लोगों को समझने की परख है और तुम एक पैदाइशी हत्यारे हो। वो पैरी से लास वेगास में उसके द्वारा किए गए एक कत्ल के बारे में पूछता है कि तुमने उसे क्यों मारा। पैरी कहता है कि मैंने उसे बस ऐसे ही मार दिया, कोई रीज़न नहीं था। हिकॉक जवाब देता है यही तो सबसे बेस्ट रीज़न है, इसलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। दूसरी तरफ क्लटर फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ बॉबी, जो कि नैन्सी का बॉयफ्रेंड है, उनके घर पर डिनर के लिए आता है। अब अगली सुबह का दृश्य दिखाया जाता है जब नैन्सी की फ्रेंड अपनी फैमिली के साथ आती है ताकि नैन्सी को अपने साथ चर्च ले जा सके, पर कोई भी डोर बेल आंसर नहीं करता। तो पीछे के दरवाजे से अंदर जाते हैं जो कि खुला होता है। हत्या का पता चलते ही सारे गांव में हड़कंप मच जाता है। मर्डर सीन से सिर्फ जूतों के निशान के अलावा कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलते। डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन पर लग जाते हैं। डिटेक्टिव्स इस क्राइम के मोटिव को समझ नहीं पा रहे थे। हर्ब क्लटर, जो कि एक सिंपल और धार्मिक इंसान था जिसके पास कभी ज़्यादा कैश नहीं होता था, जो हेयर कट के पैसे भी चेक से दिया करता था, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी कोई हत्या क्यों करेगा, कि उसका पहले गला क्यों काटा गया और फिर गोली क्यों मारी गई, क्यों उनके बेटे के सिर के नीचे तकिया लगाया गया। शुरू में नैन्सी के बीएफ को ही प्राइम सस्पेक्ट समझा जा रहा था क्योंकि उसने ही सबको आखिरी बार जिंदा देखा था। डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि $40 के साथ साथ उनका एक रेडियो और एक बाइनोकुलर भी गायब है। दूसरी तरफ पैरी को दिखाया जाता है जो डिक पर गुस्सा था कि वो सिर्फ $43 के लिए इतनी दूर आए। उन दोनों में कहासुनी भी होती है और बहसबाजी भी। फिर वो दोनों मैक्सिको भागने का प्लान बनाते हैं। उधर पुलिस अपनी खोजबीन जारी रखती है। पुलिस उन कातिलों के बारे में बताने वाले को $1,000 इनाम देने की भी घोषणा करती है। कई दिन बीत जाते हैं पर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। फिर एक दिन उन्हें फ्लॉयड वेल्स, जो कि जेल में बंद था,
वो पुलिस वार्डन की मदद से कैंसस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अपना संदेश भेजता है। वो इनाम के लालच में पुलिस को बताता है कि कैसे उसने सेफ की कहानी अपने सेलमेट डिक हैकोक को बताई थी और डिक उससे हर छोटी डिटेल पूछता था ताकि वो उन्हें लूट सके। वो कई क्वेश्चन पूछता था कि जैसे कि घर में कितने आदमी हैं, वो कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं। अब कॉप्स को पहला सुराग मिल चुका था। कॉप्स उन दोनों की खोज में पैरी के घर तक पहुंचते हैं और उसके पिता से मिलते हैं। उसके पिता टेक्स बताते हैं कि पैरी एक होनहार लड़का है, पर फिर उसकी वाइफ के साथ झगड़ा होने लगा और वो बच्चों को लेकर भाग गई। वो भागकर शराबी बन गई और गैर मर्दों के साथ सोने लगी। एक बार मैंने उसे रंगे हाथ भी पकड़ा था, पर उसकी माँ की अपनी ही उल्टी में दम घुटने की वजह से मौत हो गई। यहाँ पैरी के पिता पुरानी बातों को याद कर यह भी बताते हैं कि कैसे वो उसे एडवेंचर की कहानियाँ सुनाया करते थे कि वो दबा हुआ खजाना ढूंढेंगे और एक दिन अमीर हो जाएंगे। वो दोनों मैक्सिको भाग जाते हैं। उधर पैरी को दिखाया जाता है कि वो डिक से कहता है कि वो लोग अपनी गाड़ी बेचकर डीप सी डाइविंग गियर ले लेते हैं, फिर खजाने की तलाश कर अमीर बन जाएंगे। पर डिक उसकी बातों से चिढ़ने लगा था। डिक पैरी से कहता है कि हमें मैक्सिको छोड़ना पड़ेगा और जल्दी से अपना सामान पैक करो और हम 1-2 दिन में यहाँ से निकलेंगे। उसी रात डिक अपने एक दोस्त को रूम में बुलाता है। वो दोनों शराब पीते हैं और उधर ही पैरी भी शराब के नशे में अपना सामान पैक कर रहा होता है। वो दोनों को रोमांटिक होता देख रहा ही होता है कि उसे अपना बचपन याद आता है जब वो अपनी माँ के साथ रहा करता था। तो उसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है घर पर और उन बच्चों के सामने ही दोनों संबंध बनाते हैं। तभी वहाँ पैरी का पिता आ जाता है और बेल्ट से उसकी पिटाई करता है। ये सब फ्लैशबैक कहानी के साथ साथ ही चलते रहते हैं। उन दोनों के पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। अब वो लिफ्ट मांगकर अपना आगे का सफ़र तय करते हैं। रास्ते में वो ये भी प्लान बनाते हैं कि वो किसी को मार कर उसे लूट लेंगे, पर किस्मत से ऐसा नहीं होता। उन्हें फिर एक कार मिलती है जिसे वो चोरा कर दोबारा कैंसस जाते हैं, क्योंकि डिक को यकीन था कि यहाँ वो लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बनाकर कुछ पैसा इकट्ठा कर लेगा और फिर वो दोनों यहाँ से फरार हो जाएंगे। उधर पुलिस को गुप्त सूत्रों द्वारा पता चल जाता है कि वो दोनों कैंसस वापस आए हैं, लेकिन फिर भी वो बचकर वेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। पर लास वेगास पहुंचते ही उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शुरू में उन दोनों को लगता है कि उन्हें सिर्फ कार चोरी के जुर्म में पकड़ा गया है। डिक खुशी से एक्सेप्ट करता है कि उसने लोगों को चूना लगाया है, पर जैसे ही उनसे क्लटर की हत्या वाली रात के बारे में पूछा जाता है तो दोनों एक फेक स्टोरी सुनाते हैं जो उन्होंने रिहर्स करी थी। लेकिन पुलिस उनकी कहानियों में कमियां दिखाकर डिक के हौसले को तोड़ देती है। फिर पुलिस उन दोनों के शूज़ व मर्डर वाली जगह पर मिले निशानों को दिखाती है। डिक समझ जाता है कि अब वो बच नहीं सकते, तो सारा इल्ज़ाम पैरी पर डाल देता है और कहता है कि मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की थी, पर वो नहीं माना और फिर बेहोश हो जाता है। पुलिस उन दोनों को अपने साथ दूसरी जेल में ले जाती है। रास्ते में पुलिस पैरी को बताती है कि डिक ने अपना मुंह खोल दिया है और उसने सारा इल्ज़ाम तुम पर लगाया है। शुरू में पैरी को यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि पुलिस उसका मुंह खुलवाने के लिए ये सब बोल रही है, पर जैसे ही पुलिस कहती है कि तुमने वेगास में भी एक इंसान को मारा था, उसे तुमने क्यों मारा, पैरी समझ जाता है कि डिक ने भांडा फोड़ दिया है, क्योंकि पैरी ने उससे पहले किसी को नहीं मारा था। वेगास में एक आदमी को मारने वाली स्टोरी झूठी थी। कहानी फिर से एक बार फ्लैशबैक में जाती है और उस कत्ल वाली रात को दिखाया जाता है। वो दोनों घर में पीछे के रास्ते से अंदर घुसते हैं। उस समय गांव में कोई भी दरवाजा लॉक करके नहीं सोता था। वो दोनों सबसे पहले हर्ब क्लटर को चाकू की नोक पर ऑफिस में ले जाते हैं और डिक उस सेफ के बारे में पूछता है, पर हर्ब क्लटर साफ मना कर देता है कि उनके पास कोई सेफ नहीं है। पर डिक को यकीन नहीं होता और वो वहाँ पे छानबीन करता है, पर फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो उसकी बीवी बोनी के कमरे में जाकर तलाश करते हैं। वो इन लोगों को रस्सी से बांधने को कहता है। पैरी उन दोनों को रस्सी से बांध देता है। उसके दोनों बच्चे नैन्सी और केन को भी पकड़कर रस्सियों से बांध दिया जाता है। हर्ब को नीचे बेसमेंट में ले जाकर पैरी एक पाइप से बांध देता है। केन को सोफे पर बांध देते हैं, पर जब पैरी देखता है कि हर्ब इस तरह से बंधे हुए परेशान है और उसे ठंड भी लग रही है, तो वो उसकी रस्सी काट कर नीचे फर्श पर गत्ता बिछाकर उसे बांध देता है। जब पैरी ऊपर पहुंचता है तो देखता है डिक नैन्सी के साथ गंदी हरकतें कर रहा था, पर तभी पैरी आकर उसे हटा देता है। पैरी उसे उसका रेप करने नहीं देता। फिर वो नैन्सी से थोड़ी बातें करता है और उसे भी अपने बारे में बताता है कि उसे भी ड्रॉ करना पसंद था। जब वो नैन्सी के पास एक चांदी के सिक्के को देख तो वो डिक के पास जाकर अपना गुस्सा दिखाता है कि हम इतनी दूर बस क्या एक बच्चे का सिक्का चुराने आए थे। उन दोनों में कहासुनी होती है, पर तभी पैरी को फिर से अपने बचपन का वो किस्सा याद आता है जब उसके पिता ने गुस्से में उस पर गन तान कर ट्रिगर दबा दिया था, पर किस्मत से वो बंदूक खाली थी। वो याद आते ही पैरी अनस्टेबल हो जाता है। वो गुस्से में हर्ब का गला काट देता है और उसे गोली मार देता है। फिर वो एक के बाद एक घर के हर मेंबर की शॉटगन से हत्या कर देता है। कोर्ट में जूरी के सामने वकील उनके लिए मौत की सज़ा मांगता है,
वो कहता है कि अगर तुमने इन्हें उम्र कैद की सज़ा दी तो 7 साल बाद उन्हें पैरोल मिल जाएगी और वो फिर से फ्री हो जाएंगे। 2 घंटे कोर्ट चलने के बाद उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है, जहाँ पैरी अपना समय ड्राइंग करने और पढ़ने में बिताता है। उनके अपील करने पर उनके एग्जीक्यूशन पर स्टे भी लग जाती है। जेल के अंदर ट्रूमन कैपोटे, जो इस बुक और मूवी के राइटर भी है, वो इस केस के बारे में जानने के लिए अक्सर जाया करते थे। वो उनके अच्छे खासे दोस्त भी बन जाते हैं। यहाँ पर कहानी में फिर से विली जे नाम के आदमी का नाम आता है। विली जे और पेरी स्मिथ की दोस्ती जेल में हुई थी। वही था जो उसका इकलौता दोस्त था और उसे समझता था। पेरी उसे बहुत मानता था। पेरी कहता था कि अगर उस दिन बस स्टेशन पर मेरी बात विली जे से हो जाती तो ये सब नहीं होता। पेरी और डिक 5 साल इंतजार करते हैं और अप्रैल 14, 1965 को वो दिन आ ही जाता है जब डिक को रात के 12:30 बजे फांसी के लिए ले जाया जाता है। उधर पेरी को भी बांध कर ले जाने के लिए तैयार किया जा चुका होता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो बहुत डरा हुआ था और कांपने लग रहा था। जब डिक से पूछा जाता है कि वो आखिरी बार कुछ कहना चाहता है तो वो कहता है कि मेरे दिल में कोई बुरी फीलिंग्स नहीं है, तुम मुझे यहाँ से अच्छी जगह ही भेज रहे हो। 12:48 AM पर उसे लटका दिया जाता है। उधर पेरी से जेम्स पोस्ट, जो कि जेल का पादरी होता है, वो पूछता है कि क्या वो अपने पिता को कुछ भेजना चाहेगा। तो वो कहता है उन्हें मेरे खजानों के नक्शे भेज देना, क्या पता इस बार वो लकी निकले। फिर पेरी उस पादरी को अपनी बचपन की कहानी बताता है कि एक बार अलास्का में तो बस वो कामयाब हो ही जाते और अमीर बन ही जाते। हमारे पास कभी खुद का अच्छा घर नहीं था और हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम अलास्का में टूरिस्टों के लिए एक हंटिंग लॉज बनाएंगे। जिस दिन वो हंटिंग लॉज बनकर तैयार हुआ, हम दोनों बहुत खुश हुए। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, पर कोई टूरिस्ट नहीं आया और हम दोनों वहाँ हारे हुए की तरह कई दिन तक अकेले रहे। मेरे पिता मुझे देखकर भी चिढ़ने लगे थे। फिर एक दिन जब मैं बिस्कुट खा रहा था तो वो चिल्लाने लगे और गालियाँ बकने लगे, जिससे परेशान होकर मैंने उनका गला पकड़ लिया। उन्होंने खुद को छुड़ाया और मेरे सिर पर गन तान दी और कहा कि मुझे ध्यान से देख लो क्योंकि आज तुम मरने वाले हो। और उन्होंने ट्रिगर दबा दिया, पर किस्मत से वो गन लोडेड नहीं थी और उसी के साथ वो गन फेंक कर बच्चे की तरह रोने लगे। उसके बाद मैं घूमने चला गया। जब मैं वापस आया तो अंधेरा हो गया था, दरवाज़ा लॉक था और मेरा सारा सामान बर्फ़ में बाहर फेंका हुआ था। मैं वहाँ से चला गया और फिर मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। शायद इस दुनिया में मैं सिर्फ उसी बूढ़े इंसान और उसके होपलेस ड्रीम्स को मिस करूँगा। तब पादरी कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम अपने पिता से अब नफ़रत नहीं करते। पर पेरी जवाब देता है कि मैं अब भी करता हूँ, पर मैं उनसे प्यार भी करता हूँ। उसके बाद पेरी को फांसी के लिए ले जाया जाता है। उसे सबसे पहले कोर्ट का ऑर्डर सुनाया जाता है। वो घबराहट से बस अपना मुंह चबाता रहता है। जब उससे पूछा जाता है कि वो आखिरी बार कुछ कहना चाहेगा तो वो कहता है कि बहुत बुरा है कि किसी की जान इस तरह लेनी पड़े। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पर किससे मांगूँ, या इससे फ़र्क भी अब क्या पड़ता है। और फिर उसे 1:19 पर फांसी लटका दिया जाता है और इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। यह कहानी सिर्फ हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि एक बच्चे पर बचपन में हुए जुल्मों की कहानी भी है। एक होनहार बच्चा जिसके बहुत सारे ड्रीम्स थे, पर बचपन में हुई घटनाओं जैसे उसके माता पिता का रोज़ लड़ना, शराब की वजह से उन्हें बर्बाद होते देखना, फिर अनाथालय में नंस द्वारा किए गए जुल्मों ने उसे साइकोपैथ बना दिया। और इन सब का खामियाजा एक ऐसी फैमिली को भुगतना पड़ा जिनका इस सब से कोई ताल्लुक नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर एक नई रोमांचक स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे। अलविदा, तब तक बाय बाय।